Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good and great in your life and your family member as well. Once again, we are back with something very interesting and something very amazing. So the topic for today will be asset versus liabilities. Yes guys, आज हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, असेट, लाइबिलिटीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। सेल्फ हेल्प ज्ञान तो बहुत हो गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को डिसीजन मेकिंग के बारे में लास्ट सेशन में बताया था, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, पावर ऑफ एटीट्यूड। अब ये सब के बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ उस चीज़ों का काम आएगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। अब हम डिसीजन सही गलत लेने के लिए सीख गए हैं, हम सेवर सीख गए हैं, लेकिन अब वो चीज़ को लेनी किस पे है। तो जैसे कि मैं आपको आज इससे स्टार्ट करता हूँ, असेट वर्सेस लाइबिलिटीज़। सो जहाँ तक मैंने अमूमन देखा है कि बहुत से लोगों में आज तक असेट और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंशिएशन का बहुत मतलब पतला सा अंतर है। उन्हें आज भी ये नहीं समझ में आता है उनके लिए कौन सी चीज़ असेट है और कौन सी चीज़ लाइबिलिटीज़ है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ जो खरीद रहे हैं वो असेट है या लायबिलिटीज़ है, और हम जिस पे कर रहे हैं वो असेट है या लायबिलिटीज़ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये किस फॉर्म में होते हैं। एक करंट असेट होता है, फिज़िकल असेट होता है, उसी तरह से लायबिलिटीज़ होती है जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ है और आपकी लाइफ लॉन्ग लायबिलिटीज़ है। तो देखिए, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ आप असेट को समझिए। असेट एक वो चीज़ होती है जो आपको पैसा बना के देती है, आपको पैसा कमा के देती है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिज़िकल असेट में, करंट असेट में, या लिक्विडिटी कर सकते हो आप। जैसे जैसे मैं आपको फ़िज़िकल असेट बताना चाहूँगा। फ़िज़िकल असेट ऐसा होता है, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे आपने कोई घर ख़रीदा है, पर आपके पास ऑलरेडी एक घर है, लेकिन आपने दूसरा बाय किया आपकी पर्सनल सेविंग से या जहाँ से भी। अब आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो आपका एक फ़िज़िकल एसेट हो गया है और एक लाइफ लॉन्ग एसेट हो गया है। अब हर महीना आपको उसमें से एक रेंट आने वाला है। रेंट के साथ साथ आपको वो घर हमेशा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसका रेट बढ़ेगा, तो आपको इसमें से जो आ रहा है एक असेट से बेनिफिट आ रहा है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा रेंट पे रह रहा है तो वो उसकी लायबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि उसका पैसा जा रहा है, कैश इज़ गोइंग आउट, नॉट कमिंग इन। सो उसी तरीके से हम लाइफ में रोज़मर्रा में जो छोटे मोटे खर्चे करते हैं, छोटे मोटी चीज़ें खरीदते हैं, उससे हमें समझना है कि ये मुझे पैसा बना के दे रहा है या इसके ऊपर मेरा पैसा जा रहा है। अब जैसे कि मैं एक बाइक से अपनी ज़िंदगी डेली की मतलब चला सकता हूँ, मतलब डेली ट्रैवल रोज़मर्रा का। लेकिन अगर अब मेरे को शौक चढ़ा, मैंने कार ले लिया, तो व्हाट आई बाउट असेट और अबाउट लायबिलिटीज़? आई बाउट अ लायबिलिटीज़ डेफिनेटली। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आज मैंने एक 5 लाख की कार ली या 7 लाख की कार ली, तो हमें इसके बीच में डेप्रिसिएशन भी समझना पड़ेगा, असेट एंड लायबिलिटीज़ के बीच में, कि कौन सी चीज़ अप्रिशिएट होती है और कौन सी चीज़ डेप्रिशिएट होती है। तो बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मेरा एक बाइक में काम चल रहा है, मैं काम पे जाके आ रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डेली का पेट्रोल 100 रुपये के हिसाब से महीने का 3000 रुपये का पेट्रोल गया, लेकिन मेरा उसमें जा रहा है ना, तो वो मेरे लिए अब मैं और उसमें लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं कार ले लेता हूँ। अब वो कार जो मैं ले लिया, तो उसमें मेरा जो 3000 का पेट्रोल जा रहा था, अब मेरा 10,000 का पेट्रोल जा रहा है। और दिन बाय दिन उस कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। एक बार लेने के बाद अगर मैं उसे बेचता हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, तो मुझे आधे दाम मिलने भी मुश्किल है। तो मैंने जो 6 लाख या 7 लाख की कार ली थी, वो अब अगले 2 साल, 3 साल बाद 3 लाख की भी नहीं बिक रही है। पहले तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटीज़ मतलब और मेरा नुकसान कर दी, और प्लस मैं जो काम 50 रुपये के पेट्रोल में जाके कर सकता था, मुझे 200 रुपये के 3 साल में मेरा उसमें नहीं करके 1 लाख 2 लाख रुपया पेट्रोल में भी चला गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ लायबिलिटीज़। तो ये आपको ये बहुत क्लियरली समझना है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ खरीद रहे हो, आप असेट खरीद रहे हो या लायबिलिटीज़ खरीद रहे हो, वो आपको फ्यूचर में पैसा बना के देगी
या आपका पैसा उसमें जाएगा। अब इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, फिजिकल एसेट मैंने आपको घर बता दिया। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप अपनी सैलरी में से, अपने बिजनेस में से जो भी सेव करते हो, तो आप उस सेविंग को जब जमा करोगे तो वो भी आपको कंपाउंडिंग में कुछ ना कुछ बना के देते जाएगा। जैसे कि हम अब जाते हैं एसआईपी पे। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम फंड के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब हर आदमी जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जमा नहीं कर सकता, और जमा करने की आदत भी अमूमन लोगों में नहीं होती है, तो वो एक छोटा मोटा एसआईपी ले सकता है। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे अभी आप समझ लीजिए, मिस्टर ए अगर अर्न करते हैं 20,000, उनके घर का एक्सपेंस है 15,000, तो वो एक 3,000 से 4,000 के एसआईपी मंथली के लिए बांध सकते हैं, जो होता है म्यूचुअल फंड में हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स में भी होता है, लेकिन अब शेयर्स में लोगों को इतना टाइम नहीं है या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है शेयर्स की या स्टॉक्स की, तो उसके वजह से हम एसआईपी पे जाते हैं। और एसआईपी में जो एक फ़ंड मैनेजर होता है, वो हमारे फ़ंड को एलोकेट करता है डिफरेंट स्टॉक्स में, जो हमें पैसे बना के देते हैं। तो अब आपका जो पैसा है, महीने का 4,000, 5,000 जा रहा है एसआईपी में, तो ये 5,000 रुपया आपका हर महीना जाएगा। आस्ते आस्ते, स्लोली स्लोली, प्रोग्रेसिवली आपका एक ये लिक्विडेड असेट भी बनते जा रहा है। लिक्विडेड असेट की जो मैंने बात की थी, लिक्विडेड असेट वो होता है जिसको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो। अभी इन द सेंस आपको, जैसे हम कह सकें करंट असेट, अभी मुझे अचानक में 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं जाके अपना घर तो नहीं बेचूंगा या गाड़ी तो नहीं बेचूंगा। इसे ही हम कहते हैं लिक्विडेड असेट, जो मैं इमीडिएटली अरेंज कहाँ से कैश अरेंज कर सकता हूँ। तो ये हो गया, जैसे मैं फ़ंड से निकाल सकता हूँ या मेरी पर्सनल सेविंग से निकाल सकता हूँ। तो ये तरीके से आप जब हैबिट डेवलप करोगे तो आप पैसे बना पाओगे, और फिर पैसा आपको पैसा बना के देगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। हर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी सेविंग का जो रूल्स है वो ऐसा है कि आप कभी भी एक्सपेंस करके सेव नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी फेमस सेइंग फ्रॉम वॉरेन बफेट, फर्स्ट सेव देन एक्सपेंस। मान लो कि अगर मिस्टर ए की कमाई 25,000 रुपये है, तो 25,000 रुपये में उसके घर के खर्चे एंड नंबर तो हो सकते हैं, तो वो सोचेगा पहले मैं खर्चे करके फिर बचा लूँ, कभी नहीं बचा पाओगे। आपको पहले अपने लिए पैसे सेव करना है। एनी टाइम आपको 5 से 10% अपने लिए सेव कर लेना है। जो भी आपका खर्चा हो, जितना भी आपका खर्चा हो, नो वरी, 5 से 10% आप सेव करिए। उसके बाद अब जैसे पकड़ लीजिए, अगर 25,000 है तो आप 2,500 तो सेव कर सकते हो। 2,500 से 3,000 सेव करके बाकी का आप एक्सपेंस करिए। आप समझ लीजिए आपकी कमाई 25,000 नहीं है, आपकी कमाई 22,000 है, 3,000 आप उसमें से सेव कर रहे हो। ये आपको भूल जाना है कि आपकी कमाई 25,000 है। इसमें से आपको 3,000 हमेशा अपने लिए निकाल रखना है, जिसे आप इमरजेंसी फंड भी कह सकते हो या कोई और तरीके का फ़ंड। उसके बाद आप अगर कोई पॉलिसी लेना चाहते हो या कोई चीज़ करना चाहते हो, आप करिए, लेकिन अपनी सेविंग का, अपनी सैलरी का आप 5% to 10% बेयर मिनिमम आप सेव करिए। ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है।